सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। पिछले ई व्याख्यान में हमने भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृतियां एवं सभ्यताओं के बारे में अध्ययन किया, जिसमें बताया गया था कि इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है और इस काल का कोई लिखित साधन भी उपलब्ध नहीं है। पुरातत्वविदों के अनुसार इस काल को 3 भागों में विभाजित किया है। पूरा पाषाण काल, जो कि लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के लगभग था। मध्य पाषाण काल, जो कि लगभग 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के लगभग, और नवपाषाण काल, जो कि लगभग 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के लगभग के समय को माना गया है। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं नवपाषाणीय ताम्रयुगीन संस्कृतियां की। इस युग में नवपाषाण काल में ताम्रयुगीन या ताम्राश्म संस्कृतियों से हम क्या समझते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ साथ पाषाण के बने हुए उपकरण प्राप्त होते हैं, उन्हें ताम्रपाषाणिक या ताम्राश्मीय संस्कृतियां कहा जाता है। भारतीय ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां ग्राम्य संस्कृतियां हैं, जिनके पुरावशेष आहड़, मास्की, नेवासा, नासिक, प्रकाश तथा नवदा टोली जैसे पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। आर्थिक स्तर की दृष्टि से इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। सामान्य रूप से ये आत्मनिर्भर विभिन्न इकाइयों के रूप में दिखाई देती हैं और इसका महत्वपूर्ण कारण है कि इन्होंने नवपाषाणकालीन संस्कृतियों से आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक तत्वों को पूर्ण रूप में आत्मसात कर लिया, जो इनकी निजी विशेषताओं की तरह ही दिखाई पड़ते हैं। जैसे नवपाषाणकालीन संस्कृति के 4 मूल तत्व हैं: घिसे, चमकीले एवं चिकने पाषाण उपकरण, खाद्यान्न उत्पादन, पशुपालन एवं मृदभांड कला। इनमें से चिकने चमकीले पाषाण उपकरणों को छोड़कर शेष तीनों तत्व इन ताम्रपाषाण संस्कृतियों में भी दिखाई पड़ते हैं। इसी कारण से इन संस्कृतियों को नवपाषाणीय ताम्राश्म संस्कृतियां भी कहा जाता है। नवपाषाण युग के पश्चात धातु की खोज ने तत्कालीन मानव के जीवन में एक बार पुनः महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया। अब तक वह पाषाण निर्मित उपकरणों द्वारा खाद्य सामग्री का उत्पादन करता था, लेकिन धातु के उपकरणों के प्रयोग ने उसके उत्पादन की मात्रा में गुणात्मक परिवर्तन कर दिया। ये धातु निर्मित नवीन उपकरण अपेक्षाकृत अधिक कारगर एवं स्थायी थे। इसके अतिरिक्त उत्पादन ने उसे नागरिक जीवन की ओर प्रवृत्त किया। परिणाम स्वरूप बड़े बड़े नगरों की स्थापना हुई। सिंधु सरस्वती घाटी में सभ्यता का विकास हुआ। यही नहीं, नागरिक जीवन से जुड़ी अन्य विशिष्टताएं भी विकसित होती गई। इसके पश्चात इसका निरंतर विकास होना चाहिए था, लेकिन हमें फिर नागरिक जीवन का पतन दिखाई देता है, जिसके लक्षण इन नवपाषाणीय ताम्राश्म संस्कृतियों में स्पष्ट दिखाई देते हैं। अर्थात हमने देखा कि धातु के उपकरणों के प्रयोग ने उत्पादन को बढ़ाया, मानव के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हुए और उसी के आधार पर वह अतिरिक्त उत्पादन के कारण नागरिक जीवन की ओर प्रवृत्त हुआ। और उसी के क्रम में सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यताओं में मानव जीवन पनपा। सिंधु नदी के किनारों पर तथा
सरस्वती नदी की घाटी में मानव जीवन का विकास हुआ, उन्नत हुआ। नवपाषाणीय ताम्राश्म संस्कृतियों को भौगोलिक स्थिति के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है दक्षिण पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र, दूसरा है मालवा का क्षेत्र, जिसमें मालवा का पठार नर्मदा नदी, ताप्ती, माही, चंबल, शिप्रा, बेतवा, केन, काली सिंध, आहू, पार्वती आदि नदियों का उद्गम स्थल इस क्षेत्र में माना जाता है। तीसरा है महाराष्ट्र का क्षेत्र और चौथा है दक्षिण भारत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र की नवपाषाण युगीन ताम्र संस्कृतियों की। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग के उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर एवं टोंक जिलों में तथा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अनेक नवपाषाणीय ताम्रयुगीन संस्कृतियों के पुरास्थल ज्ञात हुए हैं, जिनमें उदयपुर जिले के आहड़, गिलुंड तथा बालाथल और भीलवाड़ा जिले में ओजियाना नामक पुरास्थलों का उत्खनन किया गया है। आहड़ इस संस्कृति का इस क्षेत्र में सर्वप्रथम ज्ञात महत्वपूर्ण पुरास्थल है, इसलिए इस संस्कृति को आहड़ संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस संस्कृति का प्रसार बनास एवं इसकी सहायक नदियों के आसपास हुआ, इसीलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। इस संस्कृति के निवासी अपने आवास पत्थर एवं गारे से बनाते थे। वे घर की नींवों में पत्थर का प्रयोग करते थे। भवनों की छत मध्य भाग से दोनों ओर ढलवा बनाते थे। फर्श काली पीली मिट्टी को कूट कूट कर तथा कभी कभी नदी तल से प्राप्त मोटी कंकड़ नुमा बजरी को बिछाकर बनाई जाती थी। आहड़ में एक भवन 33 फुट लंबा तथा 10 फुट चौड़ा प्राप्त हुआ है, जिसे कच्ची दीवार से 2 भागों में बांटा गया है। भवनों में एक और एक साथ कई चूल्हे मिलते हैं। गिलुंड में भंडार गर्त मिले हैं तथा यहाँ भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, अर्थात ईंटों को पक्का करके पकाई हुई ईंटों से भवनों का निर्माण किया गया है। इस संस्कृति की प्रमुख विशेषता इसके काले एवं लाल रंग के मृदभांड एवं ताम्र उपकरण हैं। इन मृदभांडों पर सफ़ेद रंग की बिंदुओं से तथा रेखाओं से विभिन्न प्रकार की आकृतियों का अंकन करके अलंकरण किया गया है। इन मृदभांडों के साथ अन्य प्रकार के मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। लघु पाषाण उपकरण बहुत कम संख्या में मिले हैं। तांबे का व्यापक रूप से प्रचलन था। इस संस्कृति के लोग क्षेत्र में स्थित खदानों से ताम्र खनिज निकालकर उससे स्थानीय स्तर पर ताम्र धातु का निष्कर्षण करते थे तथा उससे कुल्हाड़ियाँ, चाकू, फलक, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, मणके, पिन एवं सलाइयाँ बनाते थे। उत्खनन में पशु मृण मूर्तियाँ, मणके आदि बहुसंख्या में मिले हैं। आहड़ से चावल उत्पादन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण, मछली, कछुए आदि जानवरों की अस्थियां उपलब्ध हुई हैं। कार्बन 14 तिथि निर्धारण के आधार पर आहड़ संस्कृति का कालक्रम 2000 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित हुआ है। उत्तरी पूर्वी राजस्थान में ताम्र निष्कर्षण की परंपरा 3000 ईसा पूर्व के आसपास की दिखाई देती है। इस क्षेत्र में गणेश्वर, जो कि सीकर जिले में स्थित है, वहाँ पर ताम्र धातु कर्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। वर्तमान काल में भी इस क्षेत्र के खेतड़ी नगर में एशिया का सबसे बड़ा ताम्र निष्कर्षण संयंत्र कार्यरत हैं। गणेश्वर पुरास्थल से ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति के महत्वपूर्ण पुरावशेष प्राप्त हुए हैं।
इस पुरास्थल से सैकड़ों की संख्या में ताम्र धातु से निर्मित विभिन्न प्रकार के उपकरण तथा बहुसंख्य लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दक्षिण पूर्व के राजस्थान क्षेत्र के, जिसमें उदयपुर का क्षेत्र जो है, आहड़, गिलोंड, यहाँ पर नवपाषाणकालीन ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तांबे से बने हुए औजार तथा उपकरण प्राप्त हुए हैं और पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। दूसरा जो भौगोलिक क्षेत्र है वह है मालवा का क्षेत्र। मालवा पठार, नर्मदा, ताप्ती, माही नदी, चंबल, सिप्रा, बेतवा, केन, काली सिंध, आहू नदी तथा पार्वती आदि नदियों का उद्गम स्थल है। इस क्षेत्र में ताम्राश्म युगीन संस्कृति से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण पुरास्थल, जैसे कि कायथा जो कि उज्जैन में स्थित है, एरण जो कि सागर जिले में मध्य प्रदेश में है, तथा नवदा टोली एवं महेश्वर यह खरगोन जिले में स्थित है, वहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनका पुरातात्विक उत्खनन किया गया है। कायथा के उत्खनन से 3 सांस्कृतिक स्तरों का ज्ञान हुआ है। प्रथम स्तर क्रम जो लगभग 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य का निर्धारित हुआ है, उसे कायथा संस्कृति का नाम दिया गया है। इस संस्कृति के लोग चाक पर मृद भांड बनाते थे तथा तांबे की कुल्हाड़ियाँ और चूड़ियाँ भी निर्मित करते थे। उत्खनन में इनके साथ गोमेद एवं सेलखड़ी के मनके तथा लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। द्वितीय स्तर क्रम में आहड़ संस्कृति के समान साक्ष्य या प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। इनमें मुख्य रूप से काले एवं लाल रंग की पात्र परंपरा के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। तृतीय स्तर क्रम से मालवा ताम्र पाषाण संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मालवा ताम्र पाषाण संस्कृति का नवदा टोली प्रमुख पुरास्थल है। यहाँ किए गए उत्खनन में 2 प्रकार के घरों के साक्ष्य मिले हैं, जिनके कुछ गोलाकार हैं तथा कुछ आयताकार हैं। नवदा टोली के उत्खनन में प्रमुख रूप से हल्के लाल रंग या गुलाबी रंग के मृद भांड, जिनके ऊपर काले रंग से चित्रांकन किया गया है, वह प्राप्त हुए हैं। उन्हें मालवा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ये मूल रूप में लाल काले रंग के हैं। इनमें साधारण तस्तरियाँ, पैंदीदार कटोरे, तसले, लोटे तथा घड़े प्रमुख हैं। इन पर प्राकृतिक एवं ज्यामितीय आकृतियों द्वारा अलंकरण किया गया है। नवदा टोली के लोगों का आर्थिक जीवन कृषि एवं पशुपालन पर आधारित था। यहाँ जौ, गेहूं, चना, मसूर, मटर, धान, मूंग, उड़द आदि खाद्यान्नों की कृषि की जाती थी। उत्खनन में चावल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कार्बन 14 डेटिंग पद्धति के अनुसार नवदा टोली का तिथिकरण 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। तीसरा जो क्षेत्र है ताम्र युगीन संस्कृति का भौगोलिक स्थिति के आधार पर, वह है महाराष्ट्र का क्षेत्र। महाराष्ट्र क्षेत्र में नासिक, जोरवे, नेवासा, देमाबाद, चांदोली, सोनगांव और इनाम गांव इस संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण उत्खनन पुरास्थल हैं। देमाबाद में किया गया उत्खनन महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है, क्योंकि इस पुरास्थल के विभिन्न निम्न स्तरों में हड़प्पा संस्कृति के परवर्ती काल का कुछ प्रभाव दिखाई देता है। दूसरे कालखंड में आहड़ संस्कृति से तथा तीसरे में मालवा संस्कृति से संबंध तथा संपर्क के संकेत मिलते हैं। चौथे कालखंड में जो संस्कृति प्राप्त हुई है वह जोरवे संस्कृति कहलाती है। इसे महाराष्ट्रियन संस्कृति भी कहा जाता है। जोरवे संस्कृति से संबंधित चांदोली, सोनगांव, नेवासा तथा इनाम गांव से रेडियो कार्बन तिथियां भी उपलब्ध हुई हैं, जिनके आधार पर इस संस्कृति का कालक्रम 1600 ईसा पूर्व से
100 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया जाता है। इस संस्कृति के लोग गोलाकार एवं आयताकार घरों में निवास करते थे, जो कि मिट्टी या गारे की दीवारों से बनाए जाते थे। इनकी छत प्रायः घास फूस की बनाते थे, जिसे फिर से गारे से लीप दिया जाता था। चौथा जो क्षेत्र हैं, भौगोलिक क्षेत्र, वह है दक्षिण भारत का क्षेत्र। इस क्षेत्र में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु को सम्मिलित किया गया है। नवपाषाण कालीन ताम्राश्म संस्कृति की दृष्टि से कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच रायचूर, दोआब महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में ब्रह्मगिरी, मास्की, पुतनूर, संगनकल्लू, नागार्जुनकोंड तथा कोडेक्कल आदि पुरास्थलों का उत्खनन किया गया है। इन पुरास्थलों के उत्खनन में निम्नतम स्तर क्रम में नवपाषाणकालीन संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। परवर्ती स्तरों में चाक निर्मित मृत पात्रों के साथ धातु का प्रयोग भी हुआ है। इस स्तर क्रम में भवन गोल एवं आयताकार थे। दीवारें बांस की चटाइयों से बनी थी, जिन पर मिट्टी का लेप किया गया था। फर्श पर चूने का लेप किया गया था। तांबे का प्रयोग अल्प मात्रा में था। यहाँ से सोने की एक लटकन प्राप्त हुई है, जिससे यह ज्ञात होता है कि टेकलकोट में सोने का प्रयोग इसी काल से प्रारंभ हो गया था। खाद्यान्नों में बाजरा एवं चना बोया जाता था। इनकी अर्थव्यवस्था में कृषि क्रम की अपेक्षा पशुपालन का विशेष महत्व था। ये पशुओं को जहाँ रखते थे, वहाँ हुए गोबर को एक साथ जलाते थे। इससे वहाँ राख का ढेर बन जाता था। ये राख के ढेर टीले के रूप में भस्म टीले कहलाते हैं। ऐश माउंड अर्थात भस्म टीले या राख के टीले कहलाते थे। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त पूर्वी भारत में बंगाल में वीरभूमि, बर्दवान, मिदनापुर और बांकुरा से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे ताम्रपाषाण युगीन ग्राम संस्कृति का पता चलता है। बिहार राज्य में चिरांद एक महत्वपूर्ण नवपाषाण युगीन पुरास्थल है। इसका निम्नतम स्तर धातु रहित नवपाषाण युगीन है, जबकि इसका ऊपरी स्तर ताम्रपाषाण युगीन है, जिसमें काले एवं लाल मृदभांड मिलते हैं, अर्थात मिट्टी के बर्तन मिलते हैं काले एवं लाल रंग के। पांडुराजार डीबी एक अन्य महत्वपूर्ण उत्खनित पुरास्थल है दक्षिण भारत के क्षेत्रों का। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने कुछ बस्तियां बसाई थीं, जिनमें आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में स्थित है, वह प्रमुख केंद्र है। इस क्षेत्र में किंचित इससे भी पूर्व एक अन्य संस्कृति गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति पाई जाती है और इसके हस्तिनापुर एवं अतिरंजी खेड़ा महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं। अतिरंजी खेड़ा में चावल के अवशेष मिले हैं। राजस्थान में भी इस संस्कृति के अनेक महत्वपूर्ण पुरास्थल प्रकाश में आए हैं, लेकिन दोआब में स्थित इस संस्कृति के साथ उनका कैसा संबंध और संपर्क था, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है या स्पष्ट नहीं हो पाया है। गंगा घाटी में और राजस्थान में कुछ ऐसे पुरास्थल प्रकाश में आए हैं जहां से ताम्र नदियां प्राप्त हुई हैं। इनका संबंध किसी संस्कृति से स्थापित किया जाए, यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है अभी तक। गंगा घाटी का एकमात्र सई पई पुरास्थल है
जहां गेरुवर्णी मृदभांडों की संस्कृति का ताम्र उपकरणों से सीधा संबंध देखा गया है। इसके पश्चात दोआब में काले और लाल रंग के मृदभांडों की संस्कृति के पुरावशेष भी मिलते हैं, जिनकी पुरातात्विक स्थिति अतिरंजखेड़ा के उत्खनन से स्पष्ट हुई है। तो इस प्रकार से हमने इस ई व्याख्यान के माध्यम से नवपाषाण ताम्रयुगीन संस्कृति को भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया था। दक्षिण पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र और दक्षिण भारत का क्षेत्र, जिसमें नवपाषाण युगीन संस्कृति फली फूली, जिसका कि काल लगभग 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। थैंक यू।